रूस को लगा होगा कि उसने क्रीमिया में सब देख लिया। इस मजबूत किले को पहले ही एक बोझ बना दिया गया था, क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन ने रसद व्यवस्था को बर्बाद कर दिया, शिपिंग को तहस नहस कर दिया और ऐसा लग रहा था कि वे हर रात क्रीमिया के ऊपर उड़ते हुए वायु रक्षा डिपो और अन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। रूस को समझ जाना चाहिए कि यूक्रेन के पास हमेशा नई चालें होती हैं। अभी जो देखा वह बड़ी चाल थी। यूक्रेन की ओमेगा यूनिट के गोताखोरों ने अभी अभी वो कर दिखाया है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। दुश्मन की सीमा में काम करते हुए उन्होंने ऐसा किया जिस पर हॉलीवुड के पटकथा लेखक भी गर्व करेंगे। इसका मतलब है रूस के लिए क्रीमिया की लड़ाई अब और तेज हो गई है। यूक्रेन अब सिर्फ दूर से हमला नहीं कर रहा है, अब वो लोगों को प्रायद्वीप पहुंचा सकता है। हम बुनियादी बातें शुरू करेंगे। 17 जुलाई को खबर आई कि यूक्रेन ने क्रीमिया के साकी एयरबेस पर फिर हमला किया। यह 1 महीने के भीतर साकी पर चौथा लगातार हमला था और इससे काफ़ी नुकसान हुआ। यूक्रेन के ऑपरेटरों ने हमला करने के लिए अपने मौके का इंतजार किया था। यूक्रेन के ऑपरेटरों ने हैंगरों में छिपे रूसी विमानों पर हमला करने की कोशिश करने के बजाय उन विमानों को टैक्सी करना शुरू करने दिया। रूसी मोहरों के लिए झूठी उम्मीद। जब यूक्रेन इंतजार कर रहा था, एक Su-24M रनवे पर पहुंचा। उड़ान से पहले यूक्रेन के ड्रोन ने हमला किया। 2 ड्रोन ने Su-24M पर सटीक हमला किया, जिससे यूक्रेन के ड्रोन की प्रभावशीलता दिखी। पहले ड्रोन ने Su-24M की नाक पर हमला किया, जिससे वह टुकड़ों में बट गई और पायलट पास से देखता रह गया। नाक टूटते ही यूक्रेन के दूसरे ड्रोन ने ईंधन टैंकों पर हमला किया और रूसी फाइटर जेट नष्ट हो गया। वीडियो पहले ही साझा हो चुका है। इसमें कोई शक नहीं कि यूक्रेन ने वही किया जो उसने कहा था। हम देख सकते हैं कि यूक्रेन का एक ड्रोन Su-24M को निशाने पर लेते हुए तेजी से नीचे उतरता है और फिर उसे हिट करता है। एक ही झटके में क्रीमिया में रूसी हवाई अभियानों की लागत बढ़ गई, क्योंकि क्रेमलिन को अब जल्दी से एक नया फाइटर जेट ढूंढना होगा जिसे वह संघर्षग्रस्त प्रायद्वीप में भेज सके, ताकि वह Su-24M की जगह ले सके जिसे उसने अभी अभी खोया है। लेकिन असली कहानी यह नहीं है। सतही तौर पर देखें तो साकी पर 1 महीने में चौथा हमला प्रभावशाली था, लेकिन यह हमला क्रीमिया में यूक्रेन की पहले की किसी भी कार्रवाई से अलग था। आमतौर पर जब हम ऐसे हमले की रिपोर्ट करते हैं तो बताते हैं कि ड्रोन मुख्य भूमि से या शायद काले सागर में मौजूद समुद्री ड्रोन के प्लेटफॉर्म से लॉन्च हुए थे। इस बार ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन की ताजा सफलता उसके सामान्य ड्रोन ऑपरेटरों के जरिए नहीं मिली। एक फिल्म जैसी कहानी में यूक्रेन ने साकी एयरबेस पर हमला करने के लिए सीधे क्रीमिया में लड़ाकू गोताखोर भेजे। वे डाइवर्स यूक्रेनी नेशनल गार्ड के ओमेगा स्पेशल फोर्सेस सेंटर के सदस्य हैं, जिन्हें खास मिशनों के लिए प्रशिक्षित किया गया है जो आम यूक्रेनी सैनिक नहीं कर सकते। ओमेगा खास है। हालांकि रूस के खिलाफ यूक्रेन के युद्ध में ओमेगा ऑपरेटर्स को शायद ही कभी सुर्खियों में लाया जाता है, लेकिन ओमेगा ऑपरेटर्स यूक्रेन के सबसे बेहतरीन सैनिकों में से हैं। स्पेशल फोर्सेस सेंटर, जिसे ओमेगा कहा जाता है, में 8 डिटैचमेंट्स है। सभी का नाम ओमेगा है, जो एकजुटता और छाया में रहने की क्षमता दिखाता है। ओमेगा का मुख्य कार्य है आतंकवाद से लड़ना और यूक्रेन के खिलाफ सशस्त्र आक्रमण रोककर राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना। पुतिन के तथाकथित विशेष सैन्य अभियान के संदर्भ में इसका मतलब है कि जो भी रूसी चीज मिले उसे ढूंढो और नष्ट कर दो। यूक्रेन के श्रेष्ठ ऑपरेटिव्स ही ओमेगा में चुने जाते हैं। माना जाता है कि इस केंद्र में लगभग 501 से 1500 सैन्यकर्मी मिलिट्री लैंड की रिपोर्ट के अनुसार हैं और इन सभी सदस्यों में से हर एक उच्च प्रशिक्षित विशेषज्ञ है। पैराट्रूपर्स, पर्वतीय युद्ध विशेषज्ञ और अन्य लोग जिन्होंने अपने करियर में बहुत खास परिस्थितियों के लिए प्रशिक्षण लिया है, वे ओमेगा में शामिल होते हैं। वहाँ लड़ाकू गोताखोर भी हैं जो साकी शो के सितारे हैं। हम ओमेगा द्वारा साकी में हुई कार्रवाई की सटीक प्रकृति नहीं जानते। ये तो सामान्य बात है। ओमेगा जैसा केंद्र किसी गुप्त ऑपरेशन के हर पहलू को बाद में सार्वजनिक नहीं करेगा। जो रणनीति एक बार सफल रही वो दोबारा भी सफल हो सकती है, जब तक रूस को उसकी पूरी जानकारी न हो।
हमें यूक्रेन नेशनल गार्ड के कमांडर ओलेक्जेंडर पिवनेंको की टेलीग्राम पोस्ट से थोड़ा पता है। 16 जुलाई की अपनी पोस्ट में पिवनेंको ने कहा, हमारी ओमेगा विशेष अभियान केंद्र की स्पेशल फोर्सेज ने अस्थायी रूप से कब्जे वाले क्रीमिया के साकी सैन्य हवाई अड्डे पर एक रूसी Su-24M बॉम्बर को नष्ट कर दिया। ये सफल ऑपरेशन ओमेगा विशेष अभियान केंद्र के लड़ाकू गोताखोर द्वारा किया गया, जिन्होंने एक बार फिर ये साबित किया कि वे दुश्मन की लाइनों के काफी पीछे जाकर भी सटीक हमले करने में सक्षम हैं। यूनाइटेड 24 मीडिया के अनुसार इस ऑपरेशन की तैयारी में 3 हफ्ते लगे और इसे यूक्रेन की एयरफोर्स व सुरक्षा सेवा की मदद से अंजाम दिया गया। पिवनेंको ने फिर ऑपरेशन की कुछ छोटी जानकारियां साझा की। लक्ष्य की पहचान गोताखोरों के हमले से कुछ दिन पहले की गई थी। नेशनल गार्ड जानता था कि रूस के पास साकी में एक Su-24M है, जो संभवतः मुख्य भूमि यूक्रेन पर मिसाइल दागने में इस्तेमाल हो रहा था। योजना तब बनी जब ओमेगा स्पेशल फोर्सेज ने क्रीमिया में घुसपैठ कर वहां से ड्रोन से Su-24M को निशाना बनाने की तैयारी की। इसके अलावा हम केवल वही अनुमान लगा सकते हैं जो हमें लड़ाकू गोताखोरों के काम के बारे में पता है। गोताखोरों को क्रीमिया में तैनात करने के लिए संभवतः गश्ती नौका या सबमर्सिबल का इस्तेमाल किया गया ताकि वे छुपे रहें। उन्हें क्रीमिया के तटीय इलाके तक पहुंचकर ड्रोन लॉन्च करने और वहां से भागने में कठिनाई हुई होगी। और मत भूलिए, उन्हें ड्रोन भी ले जाने थे। उन्हें पानी के नीचे तैरना, ज्वार भाटे और धाराओं से निपटते हुए अपने काम के नेविगेशन को संभालना था ताकि वे लक्ष्य तक पहुंच सके। छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती थी। गलत तटीय स्थान पर पहुंचना ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही उसे खत्म कर सकता था। हाँ, उन लड़ाकू गोताखोरों के पास इस काम में मदद के लिए जरूरी उपकरण रहे होंगे। अब ये भूमिका निभाने वालों में से कई वाटरप्रूफ टैबलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जीपीएस व डॉपलर सैटेलाइट पोजीशनिंग से नेविगेशन में मदद करते हैं। फिर भी ये काम बहुत बड़ा था। क्रीमिया में घुसना, साकी में सही समय पर ड्रोन हमला कर वापस निकल आना। हमने बताया था ये लोग विशेषज्ञ हैं, अब वजह समझ आ गई होगी। इस तरह के ऑपरेशन के लिए कुछ मिसालें मौजूद हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमले की शुरुआत में एक छोटी बमबारी के बाद स्नेक आइलैंड पर कब्जा कर लिया था, जिसमें यूक्रेनी सीमा रक्षकों को पकड़ लिया गया। इन रक्षकों ने द्वीप छोड़ने का आदेश देने वाले रूसी हमलावरों को साफ शब्दों में भाड़ में जाने को कहा था। स्नेक आइलैंड रूस के लिए बड़ी जीत थी। अगर रूस ने कब्जा रखा होता तो ये काले सागर के पश्चिमी हिस्से में वायु रक्षा प्रणाली तैनात करने के लिए उपयुक्त जगह होती। इसके अलावा ये द्वीप, जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर से भी कम है, उन शिपिंग मार्गों में से एक पर स्थित है जिसका उपयोग यूक्रेन व्यापारी जहाज़ों को काले सागर के रास्ते अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में भेजने के लिए करता है। रूस ने स्नेक आइलैंड पर कब्जा करते ही इसे लेकर चालबाजी शुरू कर दी। 30 जून 2022 को पुतिन की सेना ने वापसी की घोषणा की, जिसे यूक्रेन के प्रति सद्भावना का संकेत बताया गया। ऑस्प्रे पब्लिशिंग की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन को यकीन नहीं था कि रूसी सेना वाकई चली गई है। जो देश यूक्रेन को अधीन करना चाहता था, उसमें कैसी सद्भावना हो सकती है। 7 जुलाई 2022 को यूक्रेन के 73वें समुद्री विशेष अभियान केंद्र के लड़ाकू गोताखोरों को कार्रवाई के लिए बुलाया गया। अंडर वाटर व्हीकल्स का उपयोग करके स्नेक आइलैंड के पास गुप्त रूप से पहुंचते हुए उन डाइवर्स ने, जिन्हें यूके की स्पेशल बोट सर्विस से प्रशिक्षण मिला था, स्नेक आइलैंड पर उतरकर यह जांचा कि क्या रूस के दावे सही थे। रूसी युद्धपोत पास आते ही यूक्रेन को समझ आ गया कि रूस की सद्भावना उतनी ही है जितनी पुतिन अपने देश के भविष्य की चिंता करते हैं। डाइवर्स पीछे हट गए, लेकिन एक खाका तैयार हो चुका था। तब से बीते वर्षों में यूक्रेन के लड़ाकू गोताखोर किनबर्न स्पिट पर हमलों में शामिल रहे, जिस पर नियंत्रण रखने वाले को काला सागर के यातायात और ड्नीप्रो नदी पर कुछ हद तक नियंत्रण मिलता है। उन डाइवर्स के पास बहुत अनुभव है। हमें लगता है कि वह अनुभव क्रीमिया की साकी एयरबेस पर आजमाया गया था और यूक्रेन के डाइवर्स ने इसे शानदार ढंग से पार किया। अभी भी ये सब अटकलें हैं। ओमेगा अपने रहस्य नहीं बताना चाहता और उसे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। साकी ऑपरेशन के बारे में एक बात हमें पता है, जिसे यूक्रेन की नेशनल गार्ड ने उजागर नहीं किया, लेकिन बाद में उसकी रिपोर्ट सामने आई। लेकिन गेम चेंजर जानकारी बताने से पहले याद दिला दूं
कि आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपको हमारे चैनल से जानकारी मिल रही है तो हमारे पास और भी बहुत कुछ है। सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप आगे क्या आने वाला है वो देख सकें। यूक्रेन के कॉम्बैट डाइवर्स और उनके काम की खासियतें भले ही रहस्य में छुपी हों, लेकिन जिन ड्रोन का इस्तेमाल उन्होंने रूस के Su-24M को मार गिराने के लिए किया वो छुपे हुए नहीं हैं। डाइवर्स ने AI संचालित हॉर्नेट ड्रोन का इस्तेमाल किया जो यूक्रेन के क्रीमिया लॉकडाउन अभियान में अहम भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन ये वही हॉर्नेट नहीं थे जिन्हें हम जानते हैं। 17 जुलाई को रूस के साकी हादसे पर यूनाइटेड 24 मीडिया की फॉलोअप रिपोर्ट में बताया गया कि यूक्रेन ने हॉर्नेट ड्रोन के अपग्रेडेड वर्जन के परीक्षण के लिए शानदार कॉम्बैट डाइविंग मिशन का उपयोग किया। इस नए वर्जन में वही AI गाइडेंस सिस्टम है जिसने इसे यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों में इतना प्रभावी बनाया है। ओमेगा के तकनीकी विशेषज्ञों ने इसे अपग्रेड कर फिक्स्ड विंग वेरिएंट बनाया जो ओरिजिनल हॉर्नेट से ज्यादा दूर उड़ सकता है। यह यूक्रेन के लिए बड़ी बात है। हॉर्नेट के नए वर्जन जिसकी कीमत करीब 10-11 हजार डॉलर है से यूक्रेन रूस को क्रीमिया की एयर पावर और पीछे ले जाने को मजबूर कर सकता है। इससे क्रीमिया प्रायद्वीप से मिसाइल व ग्लाइड बम लॉन्च करने की क्षमता सीमित होती है और रूस के लिए लागत के लिहाज से भयावह नतीजे भी आते हैं। एक अकेला Su-24M रूस को प्रति यूनिट लगभग $25 मिलियन का पड़ता है। यूक्रेन ने उनमें से एक को ड्रोन से मार गिराया जिसकी कुल लागत लगभग $20,000 थी। यह निवेश पर जबरदस्त लाभ है। अब यूक्रेन ने इनोवेटिव तरीके से कॉम्बैट डाइवर्स क्रीमिया भेजे और हॉर्नेट विकसित किया है जिससे रूस को करोड़ों डॉलर की समस्या है। अगर Su-24M न हो और यूक्रेन अपने अपग्रेडेड हॉर्नेट से $85 मिलियन के Su-35 को गिरा दे तो क्या होगा? अब यह एक बहुत ही वास्तविक संभावना है जो रूस को अपनी वायु शक्ति को और भी गहराई तक क्रीमिया में ले जाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और शायद पूरी तरह से प्रायद्वीप से बाहर भी कर देगी। क्रीमिया में पुतिन की तबाही जारी है और यही बात ओमेगा के दिमाग घुमा देने वाले ऑपरेशन से हमें पता चलती है। यूक्रेन ने क्रीमिया पर सैनिक उतारने का नया तरीका निकाला है जिससे उस तरह का पूर्ण पैमाने का उभयचर हमला नहीं करना पड़ता जो लगभग तय है कि तबाही में खत्म होगा। यूक्रेन के पास ऐसे हमले के लिए जरूरी संसाधन नहीं है। यूक्रेनी नौसेना में असल में युद्धपोत नहीं है, सिर्फ गश्तीपोत और बारूदी सुरंगरोधी जहाज है जिससे पारंपरिक उभयचर हमला असंभव है। यूक्रेन बड़ी सेना से क्रीमिया आजाद करा सकता है लेकिन उसे प्रायद्वीप तक पहुंचाना हमेशा मुश्किल रहेगा। क्रीमिया के समुद्र तटों पर हमला करना हमले का सीधा तरीका है। रूस अपनी पूरी ताकत से रक्षा करेगा और यूक्रेन को ऐसे हमले के लिए भारी हताहतों का सामना करना पड़ेगा, चाहे उसके पास बड़े हमले के लिए जरूरी जहाज हों या नहीं। इनमें से किसी भी चीज ने रूस को घबराने से नहीं रोका है। 17 जून की रिपोर्ट में कीव इंडिपेंडेंट ने बताया कि रूस क्रीमिया में यूक्रेनी लैंडिंग की आशंका में तटीय रक्षा मजबूत कर रहा है। तभी पता चलता है कि देश कितना डरा है। जिस हमले की संभावना कम है उसकी तैयारी दिखाती है कि क्रीमिया में रूसी कमांड बिना सिर वाले मुर्गे जैसी है। ओमेगा के लड़ाकू गोताखोरों के साथ जो देखा यूक्रेन वही रूस के खिलाफ बार बार कर चुका है, यानी उम्मीदों के खिलाफ जाना। रूस को यूक्रेनी लैंडिंग्स की उम्मीद थी लेकिन उसे नहीं पता था कि नए हॉर्नेट ड्रोन से लैस गोताखोरों की एक छोटी टीम चुपके से क्रीमिया में घुसेगी, पहले से क्षतिग्रस्त एयरफील्ड पर ऐसा हमला करेगी जो एक Su-24M को तबाह कर दे और फिर सुरक्षित लौट आएगी। पुतिन का क्रीमिया संकट अब और गहरा हो गया है क्योंकि यूक्रेन ने रूस को दिखा दिया कि उसके जुटाए गए सारे रक्षा इंतजाम भी उस देश को नहीं रोक सकते जो असम्मित युद्ध में दुनिया के अग्रणी विशेषज्ञों में से एक बन चुका है। यह क्रीमिया पर जवाबी हमला नहीं था बल्कि एक सटीक ऑपरेशन था। जैसे जैसे पुतिन की क्रीमिया पर पकड़ कमजोर होगी हम यूक्रेन को ऐसे और ऑपरेशन करते देख सकते हैं। आखिरकार रूस क्रीमिया में किसी धमाके के साथ नहीं बल्कि दबी सी सिसकी के साथ ढहेगा। अगर हम क्रीमिया को व्यापक रूप से देखें, ओमेगा की प्रभावशाली कार्रवाई रूसी कब्जेदार बल के लिए एक और झटका थी जो लगातार झटकों से पस्त है। साकी खुद यह दिखाता है। रूस की वायु शक्ति पहले ही इतनी कम हो चुकी है कि अब वह अपने लड़ाकू विमानों
और बम वर्षकों का इस्तेमाल सिर्फ एयरफील्ड से उड़ान भरने, उन्हीं एयरफील्ड के आसपास मंडराने, मिसाइल और बम दागने और फिर वापस उतरने तक ही कर सकता है। रूस द्वारा कब्जे वाले क्षेत्रों के बाहर शायद ही सैन्य उड़ानें होती हैं, संभवतः इसलिए क्योंकि यूक्रेन ने अब तक रूस के 438 विमान और 354 हेलीकॉप्टर नष्ट किए हैं, जैसा कि यूक्रेन ने 20 जुलाई को बताया था। साकी जैसे एयरफील्ड अब रूस के हवाई अभियानों की जीवन रेखा है। अगर ये एयरफील्ड खतरे में आए तो पुतिन की क्रीमिया से यूक्रेन पर हवाई हमले की रणनीति संकट में पड़ जाएगी। साकी एयरफील्ड गंभीर खतरे में है। हमने बताया था कि ओमेगा ऑपरेशन, जिसमें साकी एयरबेस पर एक SU-24M नष्ट हुआ, यूक्रेन के पिछले महीने में किए गए 4 अभियानों में से एक है। हाल ही में 3 जुलाई को कीव पोस्ट ने बताया कि साकी पर ड्रोन हमले में 7 विमान, जिनमें SU-30 और SU-24M शामिल थे, नष्ट या क्षतिग्रस्त हुए। ये हमला उससे कुछ दिन पहले हुए एक और हमले के बाद हुआ था, जिसमें यूक्रेनी ड्रोन ने साकी के हैंगरों पर 5 पुष्ट प्रहार किए थे। उन ड्रोन हमलों में से एक ने उस हैंगर में आग लगा दी थी, जिसका इस्तेमाल रूस SU-30SM को रखने के लिए करता था। अगर रूस को अब तक संदेश नहीं मिला है तो हम उनके किसी भी बॉट के लिए जो यह वीडियो देख रहे हैं इसे साफ साफ बता देते हैं। साकी एयरबेस अब सुरक्षित नहीं है। क्रीमिया के बाकी हिस्से पर भी यही लागू होता है। हमने वहां की घटनाओं को पुतिन के लिए तबाही कहा है और यह शब्द सोच समझकर चुना है। ओमेगा के लड़ाकू गोताखोर ने अपना ऑपरेशन पूरा कर लिया है, क्योंकि क्रीमिया को एक बड़े यूक्रेनी अभियान के जरिए अलग थलग कर दिया गया है, जिसने मुख्य भूमि पर लॉजिस्टिक सप्लाई की नसों को काट दिया है और इस वक्त अजोवो सागर में सप्लाई और ईंधन के जहाजों को तबाह किया जा रहा है। इन हमलों के कारण प्रायद्वीप गंभीर ऊर्जा संकट में है। पेट्रोल पंपों पर ईंधन कम है। अगर कब्जाधारी ऐसे पंप ढूंढ ले जहां थोड़ा ईंधन हो। क्राइमिया में बारी बारी से बिजली कटौती हो रही है, क्योंकि यूक्रेन बिजली उपकेंद्रों और ताप विद्युत संयंत्रों पर हमला कर रहा है। 16 जुलाई से पहले के 10 दिनों में यूक्रेन ने 147 फ्यूल टैंकरों पर हमला किया, जो अजोव सागर के रास्ते क्रीमिया में पेट्रोल और डीजल पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। यूक्रेन का अभियान इतना बढ़ गया है कि जून महीने में उसने रूस पर 7028 सफल मध्यम दूरी के हमले किए। ये आंकड़ा पिछले महीने के 3800 सफल हमलों से करीब दुगना है, जिससे साफ है कि हमले कम नहीं बल्कि बढ़ रहे हैं। ओमेगा के लड़ाकू गोताखोर ने जो किया उसे उनका अपना मिडिल स्ट्राइक कहा जा सकता है। हालांकि इसे ऐसे तरीके से अंजाम दिया गया जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा। ओमेगा के ऑपरेशन से पता चलता है कि रूस ने क्रीमिया के आसपास के पानी पर नियंत्रण खो दिया है। विशेष रूप से काला सागर, जो कभी रूस के लिए यूक्रेन की मुख्य भूमि पर हमला करने का एक साधन था, अब एक ऐसी कमजोरी बन गया है जिसका इस्तेमाल यूक्रेन ओमेगा के लड़ाकू गोताखोरों का मिशन जैसे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए कर सकता है। 5 जुलाई को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने काला सागर खो दिया है। इस बात से इनकार करना मुश्किल है। यूक्रेन, जिसके पास कोई नौसेना नहीं है, उसने काला सागर बेड़े के युद्धपोतों को एक एक करके नष्ट कर दिया है और अब रूस का जो बेड़ा बचा है वह यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइलों से बचने के लिए जितना दूर हो सकता है छिपा हुआ है। यूक्रेन ने मुख्य युद्धपोतों पर 33 हमले किए हैं, रूसी लैंडिंग जहाजों पर 34 हमले किए हैं और सहायक जहाजों पर 23 हमले किए हैं। काला सागर अभियान ने क्रीमिया के पास के पानी को रूसी कब्जाधारियों के लिए, क्रीमिया के आसपास के पानी को रूसी कब्जाधारियों के लिए यूक्रेन के रक्षकों की तुलना में ज्यादा खतरनाक बना दिया है। इतना खतरनाक कि अब यूक्रेन अपने युद्ध गोताखोर खुद क्रीमिया भेज सकता है। काला सागर का ये बदलाव, जो फायदे से मुसीबत में बदला, क्रीमिया तक फैल गया है। रूस की यूक्रेन में साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं की कुंजी एक प्रतीक है। 2014 में रूस ने बिना लड़ाई के क्रीमिया पर कब्जा किया। पुतिन ने इसे यूक्रेन पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया है और वह क्रीमिया को रूस के सबसे संपन्न लोगों के लिए सबसे बेहतरीन जगह के रूप में पेश करते हैं। अब यह युद्ध क्षेत्र है जहां ईंधन, बिजली नहीं है, भोजन सीमित है और एयरबेस पर लड़ाकू विमान जल रहे हैं। क्रीमिया के कई कब्जाधारी
शायद लंबे समय तक न जान पाएं कि ओमेगा ने क्या किया। रूस इस लड़ाकू गोताखोरी अभियान को अपने लोगों से छुपाने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन इससे कुछ नहीं बदलेगा। यूक्रेन क्रीमिया को पहले ही अलग थलग कर रहा है। अब उसके पास हमला करने का नया तरीका है और क्रीमिया की आक्रामक क्षमता कमजोर हो गई है। यूक्रेन के ओमेगा गोताखोरों ने क्रीमिया में वह कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन यह अभियान असंभव को संभव बनाने और प्रायद्वीप को अवैध रूसी नियंत्रण से हमेशा के लिए मुक्त कराने की दिशा में एक कदम है। कुछ कब्जाधारियों को समझ आ गया है कि अभी क्रीमिया में रहना बहुत खतरनाक है। वे अपनी जान बचाने के लिए हजारों की संख्या में भाग रहे हैं, रूसी मुख्य भूमि पर लौटने के लिए उस एकमात्र पुल के जरिए जो अभी भी मौजूद है और जो उन्हें प्रायद्वीप से बाहर ले जा सकता है। घबराहट असली है, निकासी जारी है। और आप हमारा वीडियो देखकर जान सकते हैं कि रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाला केर्च ब्रिज कैसे पुतिन की एक और नाकामी का प्रतीक बन गया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे पास और भी बहुत कुछ है जो आपका इंतजार कर रहा है। द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें ताकि आप सबसे पहले देख सके कि हम आगे क्या लेकर आ रहे हैं। हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद।